हेलो एवरीवन। मेरा नाम मोक्ष है और मैं आज दो चीज़ों के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। क्योंकि पहला चीज़ तो ये कि आज मेरा पहला वीडियो है और दूसरा चीज़ ये है कि मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें आर डी शर्मा के कंटेंट्स या फिर चैप्टर्स 10th के मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जिसमें मात्र 1 से 2 घंटे में एक चैप्टर को निपटाने की कोशिश करूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर की तरफ से। और आर डी शर्मा के 10th में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, वो है हमारे पास चैप्टर 1 रियल नंबर्स। चैप्टर 1 रियल नंबर्स। पार्डन माई हैंड राइटिंग। तो जो मेन टॉपिक्स आते हैं, ये छोटा सा चैप्टर है, इतना बड़ा नहीं चैप्टर है ये। 30 मिनट्स में खत्म हो जाएगा आराम से। अब ये रियल नंबर जो चैप्टर है, इसमें जो मेन टॉपिक जो आएंगे, एक तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी। वैसे डिविजिबिलिटी से क्वेश्चंस तो नहीं आते, मतलब पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी क्या होता है। इसका मेन नोटेशन हमारे पास ए डिवाइड्स भी, आपको समझाऊंगा ये क्या होता है। और सेकंड जो सबसे मेन है, जो उसके पूरा रिवॉल्व करता है वो टॉपिक, वो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है। आपने पढ़े होंगे काफ़ी छोटे क्लासेस में, फिफ्थ सिक्स में, प्राइम फैक्टराइजेशन। जिसमें मान लो एक एन नंबर है, कोई भी नंबर एन नंबर है, जिसमें प्राइम फैक्टर्स होंगे जैसे P1 P2 P3। मान लो इसके अंदर एन एन प्राइम्स है इसके पास। मान लो P1 into P2 into P3 करते करते मल्टीप्लाई कर दिया मैंने Pn तक। अब एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। देखो, मान लो 24 है, ये n की वैल्यू 24 आ गई। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 into में 12। इसको और क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 6, 2 into 2 into 2 into 3। अब ये क्या है? 2 into 2 into 2 क्या हो सकता है? 2 की पावर 3। ऑब्वियस सी बात है, 2 की पावर 3 into 3। अब ये दे सकते हो, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, और ये ऊपर क्या है? ये तो एक्सपोनेंट है। तो हम इसको, इसके अंदर एक एक्सपोनेंट भी डालना पड़ेगा। 1 सेकेंड, बजट कम है, जज मत करना प्लीज। तो फिर n इज इक्वल टू, अब इसको हम काफी मतलब एडवांस में करेंगे। जैसे P1 की पावर अल्फा 1, जैसे मैंने आपको बताया, 24 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 into 3। ये अल्फा 1 हमारे पास 3 हो गया, ऐसा समझ आया होगा। P2 अल्फा 2 into P3 अल्फा 3 डॉट 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 Pn अल्फा n। तो ये हमारे पास बेसिक एक नोटेशन है कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का उसके प्राइम फैक्टर्स में। ये आएगा नहीं, पर ये नंबर थ्योरी में काफी काम आता है। अगर कोई भी आया क्यों या फिर एन एस, वैसे एन एस सी जिसमें तो मैथ्स तो आता नहीं, पहले आता था। जैसे आया क्यों हो गया, आया क्यों में तो बिल्कुल बेसिक्स ही है ये। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है हमारा। अब तीसरा जो टॉपिक है, एक तो हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ। बस खत्म आपका चैप्टर। ये तीन आपको पता लग गया तो फिर चैप्टर खत्म है। बंद कर सकते हो वीडियो, मजाक कर रहा हूँ, बंद मत करना वीडियो। तो पहले एल वैसे तो एलसीएम एचसीएफ पे तो ज्यादातर न्यूमेरिकल टाइप होते हैं, न्यूमेरिकल टाइप आगे। जैसे कि व्हाट्स एचसीएफ फॉर 2, 3 या फिर x, y एनी नंबर्स। या फिर एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ इज इक्वल टू व्हाट। आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में वो वैल्यूज दिए गए होंगे। और हमारे पास एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसमें a into b इज इक्वल टू एच सी एफ इन a, b into LCM ऑफ a, b। आपको बताऊंगा, प्रूफ भी बताऊंगा मैं, वगैरह वगैरह। ए और बी को क्या लेट करना चाहिए कि हम सोल्व कर सकते हैं आसानी से। मतलब मैं आपको 10th के साथ साथ ना, मैं आपको आईक्यू लेवल भी कराने की कोशिश करूंगा मैं, ताकि आपका मैथ्स में काफी इंटरेस्ट बने। मैं भी आपकी तरह ही था जो स्कूल लेवल ही करता रहता था। तो जो पहला टॉपिक है हमारा क्या था? डिविजिबिलिटीज। याद करना चाहिए भाई, ऐसी बात नहीं। डिविजिबिलिटीज। तो डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? डिविजिबल मतलब डिवाइड करना। हम दो नंबर्स ऐसे लेंगे जो एक दूसरे को डिवाइड करते होंगे, या फिर एक नंबर उसको डिवाइड करता होगा। जैसे कि इसका एक सिंपल, जैसे ए डिवाइड्स बी को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 डिवाइड्स 4, राइट? 2 डिवाइड्स 4, 3 डिवाइड्स 9। अब ये काफी लंबा चौड़ा, डिवाइड्स कौन लिखेगा इतने बड़े बड़े? तो फिर डिवाइड्स को हम सीधा सीधा एक डंडा लिखते हैं हम। डंडा। जैसे कि 2 डिवाइड्स 4 को क्या लिखेंगे? 2 डंडा 4। 3 डिवाइड्स 4 को क्या लिखेंगे? 3 डंडा 9। और A डिवाइड्स B को क्या लिखेंगे? A डंडा B। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। अब ये तो पता लग गया कि A डंडा B हम लिख सकते हैं इसको। अब इसको एक न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? एक मतलब एक नोटेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो A डंडा B को हम A, सॉरी, B इज इक्वल टू K डॉट A, मतलब डॉट मतलब मल्टीप्लाई, पता ही होगा।
जिसमें जो के है वो कोई भी एक इंटीजर है। सेम टू सेम ए और बी भी कोई एक इंटीजर होना चाहिए, तभी ये सेटिस्फाई कर पाएगा। इंटीजर हम रैशनल्स में हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि डिविजिबिलिटी की चल रही, जो आप बचपन में करते होते थे, ये एक्स डिवाइड बाई क्वेश्चन क्यू, वाई इंटू क्यू, जस्ट लाइक दैट, समथिंग समथिंग। अब तक होगा, ठीक है। अब ये भी है। अब इससे क्या डिड्यूस कर सकते हो आप? b इज इक्वल टू के डॉट ए। अगर हम a को इधर ले जाएं, b, ये समझ में आ रहा? मैंने उधर डिवाइड में ले गया। अब हमको पता है कि जो k है वो एक इंटीजर है, राइट? अगर इंटीजर है तो फिर हमारे पास 1, 2, 3 जैसे वैल्यूज होंगी, और नीचे में वंस होंगी, ओनली वंस, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि जो a है ना, वो लेस देन b होना चाहिए, हमेशा ही हमेशा। ये समझ में आया आपको? कि जो ए है वो बी से हमेशा ही हमेशा लेस देन होना चाहिए। अगर ए ग्रेटर देन बी हुआ, कि मान लो जैसे 5/7 हो गया, ए बाई बी का एक रूप ले लेते हैं, 5/7, ये ए और बी से ग्रेटर है, तो ये फ्रैक्शन में आ गया, ये एक फ्रैक्शन में आ गया जो कि इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब ये ए ग्रेटर देन बी हो ही नहीं सकता। तो फिर यहाँ पर इक्वल देन भी हो सकता है, क्योंकि ए बाई ए 1 हो गया, और ये भी एक इंटीजर है। ऐसा समझ? ठीक है, तो ए लेस देन बी हमेशा ही हमेशा होना चाहिए, ताकि जो के है वो इंटीजर आ जाए एक। ऐसा कोई डिटेल मैं आप सबको वो बता देता हूँ जो हमने पढ़ा है, मतलब सीखा है अभी तक। हमने सीखा है कि ए डिवाइड्स बी को हम डिविजिबिलिटी कहते हैं, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए डंडा बी। और इसी को हम न्यूमेरिकल नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू के डॉट ए, राइट? के, जहां पर के है वो कोई भी एक इंटीजर है, और बी बाई ए इज इक्वल टू के, इसको सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि के एक इंटीजर है तो ये साइड भी इंटीजर होना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ए है वो हमेशा ही हमेशा ए लेस देन इज इक्वल टू बी होना चाहिए। डन। यही था आपका डिविजिबिलिटी। ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह लिख लेते हैं। मान लो कि आपने देखा होगा कहीं, देखो 5/0 एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म है ये। मतलब ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। तो इसको ए को ए बाई बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये देखो, ए बाई बी, कि ए 5 हो गया और बी 0 हो गया, ठीक है। अब हमने सोचा कि ए डंडा बी के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, 5 डिविजिबल बाई 0। ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 5 डिविजिबल बाई 0 ये इसके इक्वल ही है। तो फिर मान लो, तो फिर इसका मतलब ये, अगर कोई भी एक डिविजिबल फॉर्म में, डिविजिबल फॉर्म अगर किसी भी नोटेशन का है, एक्स डिवाइड 0 का है, वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। पर इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। वाइस वर्सा का मतलब कि 0 डिवाइड्स एक्स हमेशा ही हमेशा एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ये एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि देखो, 0/1, 0/2, ए बाई बी के फॉर्म में लिख रहा हूँ ना मैं सब कुछ। ऐसे ए डंडा बी, ए डंडा, उल्टा कर दो, ए डंडा बी, 0 डंडा 1, 0 डंडा 2, ये लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये सब कुछ 0 की इक्वल होगा। तो मान लो अगर कोई भी एक नंबर आएगा, 0, 0 डिवाइड्स एक्स, तो इसका हमेशा आएगा आंसर 0, चाहे कोई भी एक्स की जितना भी बड़ा नंबर हो एक्स, तो हमारे पास 0 ही आएगा हमेशा। और x,0, सॉरी, एक्स डंडा 0 कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, ये आपका हो गया डिविजिबिलिटी। बोला था ना बहुत इजी है ये। तो डिविजिबिलिटी में हमने पढ़ा ए डंडा बी, जो कि ये हो गया हमारा। अब एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, क्या पता आपको ना आए। 2,4, ऑब्वियसली बात है, ये देखो। अगर इसको हम के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, देखो 4 = 2k, जहाँ पर के की वैल्यू हमारे पास 2 होनी चाहिए। ये हो गया, सॉल्व हो गया हमारा। अब देखो, अगर मान लो 2 डिवाइड्स 5 है, ये हो सकता है कभी? सोचो सोचो। इसको के की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो 5 = 2k, तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5/2 ना, इंटीजर ही नहीं है ये। आया समझ? ठीक है। अब मैं ये डिविजिबिलिटी क्यों सिखाना चाह रहा हूँ, ये डिविजिबिलिटी क्यों सिखाना चाह रहा हूँ, कि हम डिविजिबिलिटी एप्लीकेशन से हम इरेशनल नंबर्स, इरेशनल जानते होगे, रूट वगैरह, पाई वगैरह हो गए, ईटा वगैरह हो गया, यूलर्स नंबर हो गया, गोल्डन रेशियो हो गया, ट्रांसीडेंटल नंबर्स, ठीक है, इरेशनल नंबर्स जैसे पाई,
पाई कोमा ई कोमा गोल्डन रेशियो, ये सब कुछ चीजें हमारे पास ट्रांसीडेंटल, लिख देता हूँ मैं, ट्रांसीडेंटल नंबर्स कहलाते हैं, ट्रांसीडेंटल नंबर्स कहलाते हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो बंद करो इसको। अब इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर को हम इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करें? ठीक है, इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में कैसे प्रूव करेंगे? हम कॉन्ट्रडिक्शन की हेल्प से करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन कैसे, कभी सुना कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब? कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ही क्या है कि एक चीज को हमने लेट कर दिया, उसी लेट को हमने प्रूव ही नहीं किया कि वो असली में है। समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। कि मान लो कि हमने इरेशनल नंबर को ना, इरेशनल नंबर को हमने एक रैशनल नंबर बना दिया, और उसी रैशनल नंबर को हमने इरेशनल रैशनल नंबर को हमने डिसप्रूव कर दिया। तो अगर इसने डिसप्रूव कर दिया कि इसका मतलब जो इरेशनल नंबर है वो रैशनल नंबर है ही नहीं। अगर रैशनल नंबर नहीं है तो वो इरेशनल नंबर होगा। कॉम्प्लिकेटेड है पर कोई बात नहीं। पर जड़ से तो पता होना चाहिए क्या कर रहा हूँ, रट्टे थोड़ी ना मार के जाओगे आप। रट्टे मार के चल दोगे तो नंबर आ जाएंगे, पर रट्टा का फायदा ही क्या है जब एक दिन के बाद ही भूल ही जाना है। ठीक है, अब मान लो कि रूट 2 है आपके पास एक नंबर, कोई भी एक नंबर मान लो, इरेशनल नंबर रूट 2 इज इक्वल टू आई। ठीक है, ये आई इंटीजर वाला नहीं है, इंटीजर वाला नहीं है, कॉम्प्लेक्स वाला है, मतलब सॉरी कॉम्प्लेक्स भी कह रहा हूँ मैं, इरेशनल वाला है। ठीक है, अब जो रूट 2 है, हमने क्या बोला था? इरेशनल नंबर, हमको पता नहीं है ये रैशनल नंबर है ये नहीं है, हमने बोला एक नंबर है, ये ओनली नंबर, एक्स मान लो, एक नंबर है, हम नहीं जानते रैशनल है ये रैशनल है। ठीक है, हम एक्स को हमने रैशनल मानना है, हमने रैशनल मान दिया, रैशनल नंबर है। ठीक है, रूट 2 इज इक्वल टू रैशनल। अब रैशनल का हम फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? रैशनल फॉर्म क्या होता है? तो रैशनल का फॉर्म होता है A/B। ठीक है, A/B जिसका GCD मतलब HCF को हम GCD ही कहते हैं, एक बात ही होता है, जिसमें HCF हो A, B 1 हो। समझा? HCF A, B क्यों 1 होना चाहिए? इसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे से कटे ना। जैसे 2/5 है, ये एक रैशनल नंबर है, पर ये जो सॉरी, पर ये जो 5/10 है वो एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि आगे कट हो सकता है, 1/2 5 के टेबल पे कट हो सकता है। तो ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है, जिसमें जो इन दोनों का HCF है ना वो 1 आएगा। HCF आपको पढ़ाया नहीं वैसे, आता ही होगा। ठीक है, ठीक है, अब मैंने रूट 2 को मैंने A/B मान लिया, जिसमें HCF ऑफ A, B इज इक्वल टू 1 है। और ऑब्वियसली बात है, जो A, B है वो इंटीजर्स होंगे, बिलोंग टू इंटीजर्स होंगे, है समझ? ऑब्वियसली बात है, इंटीजर्स होंगे। ठीक है, अब अब ये देखो, ये रूट 2 है, अभी रूट में है, अब इसको दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, चलो कर दिया हमने। तो 2 इज इक्वल टू A² बाई B²। ठीक है, अब 2B को उधर ले गया मैं, तो 2B² इज इक्वल टू A²। अब कुछ समझ में आ रहा है कि क्या कैसा फॉर्म है ये? डिविजिबिलिटी से याद करो क्या था, A/B हम क्या लिख सकते थे? हम A इज इक्वल टू, सॉरी सॉरी सॉरी, B इज इक्वल टू K.A लिख सकते थे हम। और ये कौन से फॉर्म में है? इसको उल्टा कर दो, A² इज इक्वल टू 2B²। देख रहे हो, ये उसके फॉर्म में नहीं लग रहा थोड़ा थोड़ा? जैसे जो A² है वो B है, सॉरी ये B है, और जो B² ये A है। तो इसका मतलब ये है, या फिर इसको हम A मान लो, जो मर्जी कर सकते हो। B² को हम K मान लो और A को 2 मान लो, तो मान लें, अगर हम इसको ऐसे मानते हैं तो इसे हम ये कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स A²। आया समझ कैसे किया मैंने? 2 डिवाइड्स A², A डिवाइड्स B, 2 डिवाइड्स A²। डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट ही है बस। ठीक है, या हाँ बस ठीक है। या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं, जो A² है वो 2B² के इक्वल है, और ये क्या है? एक इवन नंबर है, एक इवन नंबर है ना। तो A² के अंदर कौन सा मल्टीपल होना चाहिए? 2 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि इवन है। ठीक है, मान रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, वैसे समझ में तो आ जानी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि 2 डिवाइड्स A²। ठीक है, अब हम वो ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, अब 16 है, 16 कैन डिवाइड 2, सॉरी 2 कैन डिवाइड 16। और अब इसका रूट करने की कोशिश करना कि 4 डिवाइड्स 2, सॉरी 2 डिवाइड्स 4। इसका रूट करने पर भी ऐसा बन रहा है,
बेसिकली मैं यह कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं इसको ए मानता हूँ ना, तो ये क्या है, ए स्क्वायर। तो अगर टू डिवाइड्स ए स्क्वायर है ना, तो इसको इक्विवेलेंट क्या कह सकते हैं, टू डिवाइड्स ए। ठीक है। इसका प्रूफ नहीं करवाया मैंने, बस लॉजिक के साथ कराया आपको मैंने। प्रूफ भी है इसका, फंडामेंटल थ्योरी और अरिथमेटिक के बाद ही आता है आपका प्रूफ। पर आपको प्रूफ पूछा नहीं जाएगा आपके बोर्ड्स में। वही बात होगी ना, रट्टे वाली बात होगी। चलो कोई बात नहीं, पढ़ के आना, होमवर्क है आपके लिए। तो इसका मतलब ये क्या डिड्यूस कर सकते हैं, अगर टू डिवाइड्स ए स्क्वायर है, तो हम टू डिवाइड्स ए लिख सकते हैं। ठीक है। अब सिमिलरली हम अगर टू डिवाइड्स ए है, अब हम फिर से इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख लेते हैं कि ए इज इक्वल टू टू के। लिख सकते हैं ना, ए इज इक्वल टू टू के। अब ये पहला इक्वेशन बन गया अपन का, और ये दूसरा इक्वेशन है। एक बार लिख लेते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर। अब फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में डाल दो, तो ए इज इक्वल टू टू के। ठीक है। तो टू के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर। अब फोर के स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर। ये कटा और कटा, टू बना यहाँ पर। तो टू के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। कुछ देखा, यहाँ से यहाँ से कुछ देखा, फील आनी चाहिए भाई। ऐसी बात नहीं, देख, देख गौर से देख। फिर से डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये के फॉर्म में है ये। जैसे ए डिवाइड्स बी, चलो ए भी ले लिया मैंने। एक्स डिवाइड्स वाई है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू के वाई, सॉरी, वाई इज इक्वल टू के वाई, वाई इज इक्वल टू के एक्स, वाई इज इक्वल टू के एक्स। अब यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स क्या है हमारा, टू। या फिर के स्क्वायर हो सकता है, पर हम टू यूज करेंगे हमारे कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि हम टू के बारे में जानते हैं, के स्क्वायर के बारे में नहीं जानते हम। तो हम टू यूज करेंगे। ठीक है। अब के की वैल्यू हमारे पास टू मान लिया, ये वाला के वन मान लो। के वन हमने ये टू कर लिया। अब ये वाई क्या है, वाई क्या है, बी स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं हम, अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, टू डिवाइड्स बी स्क्वायर। देखा तुमने, ऐसा समझ कि हमने टू डिवाइड्स बी स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि ये डिविजिबल, ये हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में है। न्यूमेरिकल फॉर्म को मैंने इसके डिविजिबल की फॉर्म में लिख दिया, मैंने डिविजिबिलिटी के फॉर्म में लिख दिया। तो अब जैसे हमने यहाँ किया था कि टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो हमारे पास डिड्यूस कर सकते हैं टू डिवाइड्स ए। इसमें भी ये कर देते हैं, ये टू डिवाइड्स बी। अब यहाँ पर एक पंगा बढ़ सकता है, ये देखो। इसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू टू के वन मान लो। के तो यूज कर ले, टू के वन मान लिया हमने। अब हमने क्या सोचा कि जो ए है, वो ए है वो मल्टीपल ऑफ टू है, मल्टीपल ऑफ टू। और जो बी है, वो भी एक मल्टीपल ऑफ टू है। तो सीधी सीधी बात है, अगर हम इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे, वो एटलीस्ट तो टू होनी चाहिए, क्योंकि दोनों टू के मल्टीपल्स होने चाहिए, एटलीस्ट टू होनी चाहिए। पर हमने क्या सिलेक्ट किया था, एचसीएफ और ए कोमा बी, तो वन होनी चाहिए थी। आ गया ना कॉन्ट्रडिक्शन, कि हमने गलत प्रूव कर दिया हम जो हमने अज्यूम किया था। आप समझ गए ना, क्यों हम अज्यूम करते होते थे, क्यों कॉन्ट्रडिक्ट करना चाह रहे थे, क्यों हम रैशनल्स को हम जीसीडी ऑफ ए कोमा बी को वन मानते थे, ताकि हम इसको कोई भी जीसीडी ऑफ ए कोमा बी को हम नॉन नॉन यूनरी कर सकें। यूनरी का मतलब वन, यूनरी, यूनिटी, सॉरी, यूनिटी, यूनिटी वन को हम इसको ना करें, हम इसको हम भंग कर दे, जो हमने सपोजिशन किया था। लिख ले होगा ना, चलो लिख ही लिया होगा, पोज पोज कर लेना। ठीक है। अब मैंने तो कर दिया रूट टू के बारे में, ये कर दिया मैंने रूट टू के बारे में। इसके हम रूट थ्री भी कर सकते हैं, इसको हम रूट फोर तो वैसी बात है, रूट फाइव कर सकते हैं हम, रूट सिक्स कर सकते हैं। ऐसे करते करते हम रूट एन तक, रूट एन तक हम प्रूव कर सकते हैं कि ये सारे नंबर्स इरेशनल है। ठीक है, ये तो पता लग गया। हाँ ठीक है, अब आपका होमवर्क देता हूँ मैं। रूट एन को, रूट एन को, जैसे मैंने रूट टू को किया था, आपने रूट एन को इरेशनल प्रूव करना है। क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। गुड लक। चलो अब अगले टॉपिक में चलते हैं। ठीक है, अब हमको पता लगेगा कि सिंगल सिंगल में तो कर सकते हैं हम, सिंगल सिंगल सीधी सी बात है, सिंगल सिंगल में कर सकते हैं हम। अब मान लो कि आपको मिल गया रूट टू माइनस रूट थ्री, रूट टू माइनस रूट थ्री, सिंपल सिंपल सी बात है। रूट टू माइनस रूट थ्री हम नहीं जानते कि रैशनल है, रैशनल है, तो इसको हमने मान लिया रैशनल आर। जहाँ पर रैशनल की फॉर्म क्या होती है, ए बाई बी, जी सी डी, बार बार लिख रहा हूँ, आदत होगी, सॉरी यार।
एच से वो ए कोमा बी क्या हो गया 1। और क्या होना चाहिए, ए कोमा बी क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। बढ़िया, इंटीजर होना चाहिए। अब √2 - √3 आ गया हमारे पास a/b। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था स्क्वेयरिंग द होल साइड, होमवर्क में कर सकते हो ये, होमवर्क में दे दूँ ये, इजी है वैसे। उधर में या फिर प्लस में लेके चल जाओ, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। फिर जो रैशनल टर्म्स है वो इधर ले जाओ, या फिर दोनों साइड से स्क्वायर कर दो। एक रैशनल टर्म बनेगा, उसको एक साइड कर दो। और बाकी जो रैशनल टर्म्स है वो एक साइड कर दो। और फिर उससे आप बता देना कि एक साइड सारे इंटीजर्स हैं और एक साइड सारा इरेशनल है, और इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल। ऐसा समझ, कुछ ट्राई करना है या फिर करूँ क्या? चलो छोड़ो यार, कर ही देते हैं। √2 - √3 a/b, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया। सिम, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वैसे ये कभी हो नहीं सकता, √3 - √2 होना चाहिए। √3 - √2 दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो 3 - 3 + 2, 3 + 2 -2 √6 इज इक्वल टू a² / b²। ठीक है। अब ये क्या हो 5, ये बना 5 हमारा। इसको ले लो माइनस में और इसको वहां ले लो प्लस में। मेंटल कैलकुलेशंस भाई, मेंटल कैलकुलेशंस आए समझ। तो 5 - a² / b² इज इक्वल टू 2 √6। अब ये 2 को यहाँ ले लो, 1/2, राइट। ठीक है, वेरी गुड, चाहता है। ठीक है। अब 5b² - a² / 2b² इज इक्वल टू √6, राइट। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये देखो, 5b a2, 5 b a 2, ये सारे क्या है, इंटीजर्स, राइट। इंटीजर्स है, अगले सारे इंटीजर्स हैं। तो ये पूरा टर्म क्या है, रैशनल। क्योंकि हम जानते हैं रैशनल टर्म्स क्या होती हैं, क्योंकि हमने खुद डिफाइन ही किया है कि रैशनल टर्म क्या होती है, तो हम कह सकते हैं ये रैशनल है। अब ये √6 है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रूट 2 को हम कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं, इरेशनल। वैसे ही आपको √6 को दोबारा रैशनल को हमने लेट करना होता है, फिर सबको डिड्यूस कर करके हमने प्रूव करना है कि √6 ना इरेशनल है। अगर ये इरेशनल हो गया, एक साइड पर रैशनल है और एक साइड पे इरेशनल है, और दोनों के बीच में इक्वलिटी है, इक्वलिटी मतलब इक्वल साइन है दोनों के बीच में, कभी ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कभी? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता ऐसा। तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया हमारा स्टेटमेंट। अगर कॉन्ट्रडिक्ट हो गया तो इसका मतलब है कि जो हमने लेट किया था ये सब चीज, ये गलत था। अगर ये गलत था और ये रैशनल नंबर नहीं है, तो ये रैशनल की जगह कि हमारे पास इरैशनल हो गया। बस, खत्म, कहानी खत्म। बस, हो रहा। दोबारा यूज कर दियो, नोट कर लिया था। चलो कोई बात नहीं, कर ही लिया होगा। शातिर बच्चे हैं, ये बात थोड़ी ना है। ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने? डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी में क्या, ए डिवाइड्स बी, ए मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू बी। वैसे इस नोटेशन का मतलब ये होता है कि ए लेस देन बी, और ए इज इक्वल टू बी, और आगे बीच में दोनों में से कोई भी एक चीज होनी चाहिए, होनी ही चाहिए, या फिर दोनों हो सकती है या फिर दोनों में से एक चीज होनी चाहिए। ठीक है। और इसको हम न्यूमेरिकल मतलब इसको फैक्टर मतलब के फैक्टर में कैसे लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू के डॉट ए, मतलब टाइम से, के टाइम से, के, समझ में आ रहा है ना, के टाइम से। ठीक है। डिविजिबिलिटी पढ़ ली, और डिविजिबिलिटी का एप्लीकेशन हमारे पास √2 पाई। वैसे पाई और ई तो हमारे पास आर्किमिडीज के हेल्प से होता है, इरेशनल प्रूफ तो हम करेंगे नहीं अब। जैसे √2, √6, √3 - √2 जैसे हमने किया था, डॉट डॉट डॉट, सबको इरेशनल प्रूफ करने के लिए यूज हो सकता है कॉन्ट्रडिक्शन के हेल्प से। बढ़िया, समझ में आ गया होगा। अब बचे हैं, ये तो सारे निकल गए हमारे पास काफी टफ टॉपिक्स। अब रह गए हैं हमारे पास हल्के फुल्के टॉपिक्स, जैसे थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्या कहते हैं उसको, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। काफी बड़ा नाम है यार, याद नहीं रहता। कोई बात नहीं, मार कर लाऊंगा यार। अरे भैया मार कर गुम। हाँ यार मार कर। चलो, अब हल्के फुल्के टॉपिक्स रह गए।
जिसमें एक टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, कर लेते हैं फिर। फंडामेंटल थ्योरम, मैं पूरा नहीं लिखूंगा भाई। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोला था ना, पूरा नहीं लिखूंगा। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहता है जो मैंने बोला था। ठीक है, जो मैंने बोला था कि n इज इक्वल टू P1 अल्फा वन इंटू P2 अल्फा टू, याद तो होगा ना? या याद नहीं? याद नहीं है तो भी याद कर लो। और क्या, सीखने के तो बैठे हैं हम। कि हम कोई भी, जो n है वो एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर है, तो हम कोई भी एक कंपोजिट नंबर को डिफरेंट डिफरेंट डिस्टिंक्ट प्राइम्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो भी एक यूनिक वे में। एक यूनिक वे में मतलब, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 24। 24 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 इंटू में 3। ये प्राइम्स, डिस्टिंक्ट प्राइम्स आ गए। और ये हमारे पास अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री एक्सपोनेंट्स हो गए, जो कि 3 और 1 है। राइट। अब ये देख सकते हो कि इतने सारे प्राइम्स है, सिर्फ यहाँ पर 2 प्राइम्स है। इसको ये भी लिख सकते हैं 5 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 0 इंटू 11 की पावर 0। पर ये सब कुछ 1 1 होता है, तो हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं लिखने के लिए। अगर डिस्कार्ड करते हैं सभी, तो हम क्यों लिखें? चलो भाई। ठीक है, अब 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ये तो पता लग गया कि डिस्टिंक्ट प्राइम्स पता लग गया। और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। ये 2 और 3 है डिस्टिंक्ट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होने चाहिए। कि हम इसको हम 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू, सॉरी 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। हमको 2 की पावर 3 इंटू इंटू 3 की पावर 1 ही लिख सकते हैं। अब मैंने बोला होगा एक यूनिक वे में। एक यूनिक वे का मतलब है कि इसको हम इसी तरफ से हम लिख सकते हैं, इसके तरफ से नहीं लिख सकते हैं। ऐसा जैसे हम 2 की पावर 3 इंटू 3 पावर 1, हम इसको, ये एक ही तरीका है एन को लिखने के लिए, 24 को लिखने के लिए। हम इसको 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 1 नहीं लिख सकते। इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 1 1 1 1 नहीं लिख सकते। एक साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से आपकी मर्जी होता है ये लिखना है, ये नहीं लिखना, पर ये साइंटिफिक नोटेशन जैसे आपको पढ़ाया होगा 8th में, कि साइंटिफिक नोटेशन A इंटू 10 की पावर B। इसका साइंटिफिक नोटेशन वगैरह बताया होगा कि A मस्ट बी लेस देन 10 होना चाहिए था, आई थिंक। लेस देन 10 होना चाहिए। वैसे इसके हिसाब से यही है, इसके साथ भी यही है। अब पता लग गया होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इट स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन इन फैक्टर्स इन फैक्टर्स ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। ओके, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, सॉरी, ये डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स इन अ यूनिक वे। इन अ यूनिक वे। ठीक है, वैसे याद तो है नहीं है डेफिनेशंस बोर्ड्स में, पर चलो कोई ना। चलो एक और हल्का फुल्का टॉपिक निकल गया, फंडामेंटल सॉरी फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। और इसी को ही तो प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। आए समझ, इसी को तो प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। एन को हम P1 अल्फा 1 लिखना, P2 अल्फा 2 लिखना, P3 अल्फा 3 लिखना, डॉट 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 P n की पावर अल्फा n लिखना। ये 1 2 3 जो नीचे लिखा हुआ है P1, ये इसका मतलब है कि नंबर, मतलब कौन से स्थान पे है ये फर्स्ट स्थान पे है, सेकंड स्थान पे है, थर्ड स्थान पे है, ये nth स्थान पे है। आए समझ, हिंदी भी निकाल दी तुमने मेरी। चलो, और क्या पढ़ा था? प्राइम फैक्टराइजेशन बता ही दिया था। प्राइम फैक्टराइजेशन वो कला है जिसमें एक एन नंबर को, कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स में लिखना, और उसके उचित एक्सपोनेंट्स में लिखना। ठीक है, बस खत्म। प्राइम फैक्टराइजेशन छोड़ो, क्या ही करना। अब एचसीएफ और एलसीएम रह गया हमारा। ठीक है, एचसीएफ पहले हम हल्का फुल्का लेते हैं। एचसीएफ वैसे हल्का फुल्का है तो है नहीं, नंबर थ्योरी में बड़े गंदे सवाल रखते हैं भाई एचसीएफ के रिलेटेड। तो हम यहाँ पर चेक बॉक्स, सॉरी चेक बॉक्स लिख देते हैं। डिविजिबिलिटी हो गया हमारा। इरेशनल प्रूफ हो गया हमारा। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया हमारा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हो गया हमारा। ठीक है, और बचा क्या हमारा? एलसीएम स्लैश एचसीएफ अभी बचा है। ठीक है, हाँ। तो एलसीएम, एचसीएफ को नहीं, एलसीएम। चलो एलसीएम करते हैं।
एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मैं पहले मल्टीपल को फैक्टर बोलता था। लीस्ट कॉमन मल्टीपल नाम से कैसे कैसे जान सकते हो? मतलब नाम से का मतलब क्या है? एक ऐसा लीस्ट, एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो दूसरे नंबर को मतलब डिवाइड कर, मतलब मल्टीपल हो दूसरे नंबर्स के। नहीं, ऐसा मुझको बात नहीं, मेरे को भी नहीं आया जो मैंने बोला। एक ऐसा नंबर एक्स मानो जो ए और बी, ए और बी को दोनों के मल्टीपल्स, दोनों के टेबल्स पे आते हो, दोनों के मल्टीपल पे आते हो। कि मान लो कि एक्स जो है, एक्स को हम के इंटू ए लिख सकते हैं, जहाँ पर के कोई एक इंटीजर है। और बी को हम, सॉरी एक्स को हम के, मतलब के रहने दो, लैम्डा, लैम्डा मतलब कोई भी कांस्टेंट हो गया, के की तरह ही होता है, लैम्डा इंटू ए लिख सकते हैं, जहाँ पर लैम्डा एक इंटीजर है। ठीक है, डिविजिबिलिटी हो गया भाई, ऐसा डिविजिबिलिटी हो गया, ये देख, ए डिवाइड्स एक्स एंड बी डिवाइड्स एक्स। हाँ, बी डिवाइड्स एक्स। अब एग्जाम्पल की तरफ से लिखते हैं। ठीक है, आपके पास दो नंबर्स हैं, तीन नंबर नहीं, दो नंबर्स। एक मानो आपके पास सिक्स है और एक हमारे पास टेन है। तो एक ऐसा सबसे छोटा नंबर जो है, जो सिक्स के टेबल भी आता हो और टेन के टेबल में भी आता हो। सोचो, कैलकुलेट नहीं करना कि सिक्स को ये डिवाइड करना है, मतलब प्राइम फैक्टराइज ये करना है, प्राइम फैक्टराइज वो करना है। सोचो, एग्जाम्पल हो, देखो, सिक्स के टेबल पे क्या क्या आता है? सिक्स, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, बस। टेन, टेन के टेबल पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब हमने एक सबसे छोटा नंबर देखना है जो दोनों के टेबल्स पे आता हो। सिक्स, सिक्स के टेबल पे आता है, नहीं आता। 12 आता है, नहीं आता। 18 आता है, नहीं आता। 24 आता है, नहीं आता। अभी देख, 30, 30 एरा और 30 एरा, और ये सबसे छोटा नंबर है। यहाँ पर देख भी सकते हो, हम नेगेटिव में तो जा नहीं सकते, वन से जीरो या फिर सिक्स से शुरू होगा। तो लीस्ट आ गया हमारे पास 30, और ये 30 हमारा आंसर आ गया। अब इसको वेरीफाई कैसे करें? देखो, अब 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 3, ये लैम्डा आ गया। जैसे मैं बोल रहा था, सॉरी, जैसे मैं बोल रहा था एक्स इज इक्वल टू बी इंटू लैम्डा, ये लैम्डा 3 आ गया, और ये बी एक्स आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? थ्री, क्या लिख सकते हैं? 10 डिवाइड्स 30, डिविजिबिलिटी आ गया, देखा? 10 डिवाइड्स 30। अब यहाँ पर देखो, 30 को क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 5, और ये 5 क्या हुआ? के, डिविजिबिलिटी के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं इसको? 6 डिवाइड्स 30। अब ये देखो, अब ये आ गया हमारे पास कि मैं क्या से कह रहा था कि एक्स, सॉरी, ए डिवाइड्स एक्स और बी डिवाइड्स एक्स, एंड दोनों केसेस हमको सोल्व, मतलब होने चाहिए, साइमल्टेनियसली होने चाहिए। अभी देखो, 6 डिवाइड्स 30, और कहाँ गया हमारा, और 10 डिवाइड्स 30, ये साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो हमारे इन दोनों का एलसीएम क्या आया? 30। काफी लंबा चौड़ा मैंने आपको समझाया, क्योंकि आपको ग्रास्प हो ये कॉन्सेप्ट कि एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता, क्या है। ठीक है, अब शॉर्ट, ये तो मैं कर दिया लंबा, कि ये छोटे छोटे नंबर्स आके हम इसको ऐसे हिट एंड क्रैक मेथड से हम यूज कर सकते हैं इसको। अगर मान लो बड़े बड़े नंबर आ गए, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, ऐसे नंबर्स आ गए, तो उसका एलसीएम कैसे निकाल लें? हालांकि मैं ऐसा करूंगा नहीं, इतना टाइम नहीं मेरे पास, आप करना। तो मान लो आपके पास एक तो 96 हुआ, एक 144 हुआ। तो हम, जैसे मैंने बताया था, प्राइम फैक्टराइजेशन करो दोनों का। 96 को क्या लिख सकते हैं? 48 इंटू 2, है ना? 48 इंटू 2। अब 48 को क्या लिख सकते हैं हम? 16 इंटू 3, इंटू 3 इंटू 2। 62 के लिख सकते हैं, टू की पावर 4 इंटू 2 इंटू 3, 2 की पावर 5 इंटू 3। ठीक है, 2 की पावर 5 इंटू 3 को हम 96 लिख सकते हैं। अब 144 क्या है? 140 मैथड, वैसे आप जैसे मर्जी मेथड यूज कर सकते हैं, कर सकते हो, पर मैं तो शॉर्ट ट्रिक यूज करूंगा कि 144 क्या लिख सकते हैं? 12 का स्क्वायर। अब 12 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 4। अब 4 क्या होता है? 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, 120, 144 को लिख सकते हैं।
अब थोड़ा सा नीट नीट में लिखते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 3, 144, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है। अब एलसीएम में देखें, एलसीएम में देखना है कि जो प्राइम्स है ना, प्राइम्स के हाईएस्ट हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखना है। प्राइम्स के हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखना है जो कॉमन में हो। कॉमन, जो कॉमन में हो, अगर कॉमन में नहीं है वो भी आपको बताऊंगा। अब ये तो सारे कॉमन में है, ठीक है। अब हाईएस्ट टू टू, एक प्राइम हो गया, 2 और 3 हो गया। अभी 2 प्राइम है, एक तो 5, 2 की पावर 5 है और 2 की पावर 4 है। तो हमने बोला थी हाईएस्ट एक्सपोनेंट चाहिए, तो 2 की पावर 5 हमारे पास हाईएस्ट एक्सपोनेंट है। तो हमारे पास एलसीएम 2 की पावर 5 इंटू में, अब 3 भी तो पड़ा है। अब 3 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 1 या फिर 2? 2 इंटू 3 की पावर 2। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके 32 इंटू में 9 कितना आता है, कर लेना यार। 32 इंटू 9, 8, 1, 27, 288। 288, ठीक है। एक ये 288 एक ऐसा नंबर है जो 96 के टेबल पे भी आता है और 144 के टेबल पे भी आता है। अब खुद ही देख सकते हो, 144 वन जा 144, 144 टू जा 288, 96 वन जा, ये वैसे कौन से टेबल पे आएगा ये? आई थिंक 3 पे आएगा, obvious सी बात है। 96 वन जा 96, 96 टू जा जो मर्जी, और 96 थ्री जा 288। आगे ये दोनों टेबल्स पे आ गए, और ये लीस्ट नंबर है, ठीक है। ये लीस्ट नंबर है। अब हमने तो देखा कि ये तो वो है, कॉमन में है। अगर ये कॉमन में ना हो, जैसे कि मान लो कि 144 मल्टीप्लाई बाई 5 भी है एक और यहाँ पर मल्टीप्लाई 7 भी है एक और, तो इसका क्या करें हम? हमने क्या बोला था कि जो नंबर्स हैं उसका हाईएस्ट डिग्री कौन चाहिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 0। बोल रहा था ना कि 5 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, जीरो के टर्म्स भी लिख सकते हैं इसके अंदर, पर हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि ये 1 इक्वल होता है। और एनीथिंग मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू एक्स, जो भी नंबर उसके मल्टीप्लीकेशन में हो। तो ये 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 है। अब ये 5 की पावर 0 है और 5 की पावर 1 है, इसमें ग्रेटेस्ट क्या है? 5 की पावर 1। तो मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 आ गया। अब ये 7 की पावर 0 है, 7 की पावर 1 है, हाईएस्ट क्या है? 7 की पावर 1। तो इंटू में 7 की पावर 1, जो भी आपका आंसर आएगा, 288 इंटू 35 आपका आंसर आएगा। चलो, ये एलसीएम आपका खत्म टॉपिक। बोलो था ना यार, इजी है। 10th इजी है भाई, जितना बना रखा है ना हाइप बोर्ड्स का, कुछ नहीं है भाई। अब एचसीएफ का फुल फॉर्म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब, एक दो नंबर्स हैं आपके पास, उन दो नंबर्स के जो हाईएस्ट फैक्टर है ना, उन दोनों का हाईएस्ट फैक्टर, उसको हम एचसीएफ कहते हैं। मान लो आपके पास है 9 और कौन सा लें हम, 24 है। 9 और 24 है ए और बी के टर्म्स में, ठीक है। अब एचसीएफ में देखो, अब हम नहीं सोच रहे, वैसे देखा जाए तो चलो ठीक है, छोड़ो शॉर्ट फिल्म में। अब जैसे मैंने बोला था प्राइम फैक्टराइजेशन में, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो। 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 जो कि 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। अब 24 क्या होता है, 8 इंटू 3, और 8 को लिखते हैं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 इंटू में 3। ये मेंटल कैलकुलेशन बढ़ा रहा हूँ मैं आपका, ठीक है। क्या आप कर नहीं सकते कि वहां पर, कि एग्जाम के टाइम पे आप कर सकते हो कि हाँ वहां पर आपको शीट पे लिखोगे सब कुछ, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे? नहीं, आपका आपका इतना टाइम नहीं होगा, तो आपको मेंटल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बस छोटे मोटे मेंटल कैलकुलेशन है, ऐसी बात नहीं, डरना नहीं। अब एचसीएफ को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा चीज चाहिए होगा? तो एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए कि जो दोनों का कॉमन कॉमन प्राइम है ना, कॉमन प्राइम, हम डिस्टिंक्ट प्राइम की बात नहीं कर रहे हैं जो एलसीएम में करते हैं, कॉमन प्राइम की बात कर रहे हैं हम। कॉमन प्राइम का स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट लेंगे हम। अब देखो, 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है। कॉमन प्राइम कौन सा हमारा? 3 है, तो हम 3 के ऊपर एम्फोसाइज करेंगे। तो एक तो 3 की पावर 2 है और एक 3 की पावर 1 है, इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है? 3 की पावर 1। तो आ गया हमारे पास 3 की पावर 1। अब हमारे पास कोई और सेम प्राइम ही नहीं है,
अगर ज़्यादा एम्फोसाइज करो तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 दोनों कॉमन है। सबसे छोटा क्या होगा? 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 0 इंटू 11 की पावर 0, पर ये तो सारे वन है, तो उसको सबको डिस्कार्ड कर दो, तो ये आ गया हमारे पास HCF3। राइट, आ गया होगा समझ। तो क्या सीखा हमने अभी? क्या सीखा भाई? एलसीएम को मतलब कैलकुलेट करने का शॉर्ट ट्रिक, डिस्टिंक्ट प्राइम्स, डिस्टिंक्ट कॉमन प्राइम्स, कॉमन प्राइम्स का हाईएस्ट एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई में जो बच्चे, हाँ चलो छोड़ो, हाईएस्ट एक्सपोनेंट के बारे में बोल देना, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होना चाहिए। मैं मल्टीप्लाई में ये कह रहा था कि अगर मान लो कि 5 है और 5 का एक और नहीं मिला, तो के बच्चे सोच सोच लेते हैं कि हाँ भाई 5 का तो कोई और कॉमन प्राइम है ही नहीं, तो 5 को हम रहने देते हैं एलसीएम में। पर ऐसी बात नहीं होती, एक 5 की पावर 0 वहां पर एक छुपा होता है। तो एक 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 उससे ज्यादा बड़ा होता है, तो 5 की पावर 1 एलसीएम में मल्टीप्लाई होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, कि हमने दोनों 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम में, कॉमन डिस्टिंक्ट प्राइम्स में, का हाईएस्ट एक्सपोनेंट। ठीक है, अब एचसीएफ कैलकुलेट करने का क्या था? कॉमन प्राइम, कॉमन प्राइम का स्मॉलेस्ट, कॉमन प्राइम डिस्टिंक्ट प्राइम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कॉमन प्राइम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट। राइट, बढ़िया। ठीक है, अब एक ऐसा एक रिलेशन होता है, एक एलसीएम एचसीएफ और दोनों नंबर्स के बीच में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्का पक्का क्वेश्चन आएगा इसमें, एक या दो मान के चलो। मान लो आपके पास दो नंबर, ओ फोन आ गया, मैं डर गया। चलो कोई बात नहीं। मान लो आपके पास दो नंबर्स है, ए कोमा बी, ए और बी। ठीक है, ए और बी आपके पास है, और इसका एलसीएम का डिनोट कैसे करते हैं? इन दोनों नंबर्स का एलसीएम क्या होता है? एलसीएम ऑफ ए कोमा बी। और इन दोनों का एचसीएफ को किससे डिनोट कर रहा हूँ मैं? एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी। एक स्टार पॉइंट पे लिख लो कि एचसीएफ को हम जीसीडी भी लिखते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लिख सकते हैं। तो मेरे को तो आदत पड़ी है जीसीडी की, नंबर थ्योरी वाले बंदे रिलेट कर सकते हैं, तो मैं जीसीडी लिखूंगा। चलो रहने दो यार, बोर्ड्स है, बोर्ड्स का रहने देते हैं, एचसीएफ ही लिख लेते हैं। पर हम ये स्टार पॉइंट कर लो, अगर कोई आईक्यू में जाना चाहेगा, एचसीएफ नहीं लिखा होगा वहां पर भाई, जीसीडी लिखा होगा। हाई फाई बंदे बैठे हैं वहां पर। चलो, ए कोमा बी, उनका एलसीएम ये है, उनका एचसीएफ ये है। ठीक है, अब इन दोनों का जो रिलेशन होगा वो इसके होगा, एलसीएम ए कोमा बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। इसका प्रूफ, प्रूफ सिंपल है भाई। देख, मान लो इन दोनों का जो कॉमन डिवाइजर है, मतलब जो इनका एचसीएफ है, उन दोनों का एचसीएफ को मैंने मान लिया डी, सॉरी, उन दोनों का एचसीएफ मान लिया मैंने डी। ठीक है, डी मान लिया, जैसे हम डिविजिबिलिटी में करते थे कि जो डी है ना, वो इसका एक मल्टीपल होगा, और जो डी है वो इसका एक मल्टीपल होगा। इसका मतलब क्या? ये जो ए है वो हम इसको डी इंटू एक्स लिख सकते हैं, कि जो एक्स है वो कोई भी एक नंबर है, ओ सॉरी, डी इंटू एक्स है जिसमें जो एक्स है वो कोई भी एक नंबर है जो ए को डिवाइड करता हो, ए को डिवाइड करता हो, एंड डी ऑल्सो डिवाइड्स ए, एंड डी ऑल्सो डिवाइड्स ए। और बी को मानो हमने डी इंटू वाई, जिसमें डी ऑल्सो डिवाइड्स बी एंड वाई ऑल्सो डिवाइड्स बी। ठीक है, एक तो ए इज इक्वल टू डी एक्स मान लिया, और मैंने बी इज इक्वल टू डी वाई मान लिया। बढ़िया। ठीक है, अब ये ऊपर ऊपर रेस कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला था, अब ए डी एक्स हो गया और बी डी वाई हो गया, तो एलसीएम ऑफ ए कोमा बी क्या होगा? एलसीएम ऑफ डी एक्स कोमा डी वाई। राइट, अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? मैंने बताया था आपको कि ए इज इक्वल टू डी एक्स और बी इज इक्वल टू डी वाई। जो एलसीएम होगा वो
डिस्टिंक्ट प्राइम्स। और ये भी लिखना भूल गया, सॉरी 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 सॉरी। ये जो एक्स और वाई है ना, उसका जो एचसीएफ है ना, वो 1 है। मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं होगा। आई समझ, कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं होगा, दोनों प्राइम्स होंगे जो एक दूसरे को डिवाइड नहीं करता होगा। ऑब्वियसली बात है, प्राइम्स एक दूसरे को डिवाइड करते ही नहीं है। एक्स और वाई दोनों प्राइम्स हैं। बस जरूरी नहीं है कि प्राइम्स हैं, पर एक्स और वाई दोनों एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते। ये है बस। जैसे मान लो कि एक्स 2 हो गया और वाई 3 हो गया। अगर एक्स 2 है तो वाई 4 नहीं हो सकते कभी। 2 5। इस बात की कर रहा हूँ मैं। ये कंसिडरेट है, ये भी कंसिडरेट है, पर ये कंसिडरेट नहीं है। इसको बंद करो। Sorry, ठीक है। तो एलसीएम क्या हुआ? डिस्टिंक्ट प्राइम्स, डिस्टिंक्ट प्राइम क्या हुआ? डी। तो इनका मतलब हाईएस्ट फैक्टर क्या है? 1। तो डी की पावर 1। अभी एक्स है, ये इंटू में एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं यहाँ पर, राइट? जैसे मैंने बोला था। तो इसमें हाईएस्ट क्या हुआ? 1 या 0? 1 ना। तो इंटू में एक्स की पावर 1। अभी वहां पर वाई की पावर 1 है, तो इंटू में वाई की पावर 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, राइट? तो वाई की पावर 1 और वाई की पावर 0 दोनों में से बड़ा क्या है? वाई की पावर 1। तो एलसीएम ऑफ ए कोमा बी क्या निकला हमारे पास? डी इंटू एक्स कोमा डी एक्स वाई। ठीक है, ये पता लग गया हमको। एलसीएम डी एक्स वाई निकल गया। और जो इनका एचसीएफ था, एचसीएफ ए कोमा बी, हमने इसको वही कर रखा है। एचसीएफ तो डी ही है, हमने तो ऑलरेडी कंसिडर ही कर रखा है, सपोज किया हुआ है। तो एचसीएफ हमारे पास डी आ गया। और अब हम आरएचएस ले लेते हैं, जो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब इसका हम ले लेते हैं आरएचएस। आरएचएस मतलब राइट हैंड। ये राइट हैंड हो गया, ठीक है। ए इंटू बी। अब ए क्या था हमारा? डीएक्स। डीएक्स। और बी क्या है हमारा? डी वाई। तो ये क्या होगा? डी स्क्वायर एक्स वाई। डी स्क्वायर एक्स वाई। और एलसीएम, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड एच एल एच एस। एल एच एस क्या है? एलसीएम इंटू एच सी एफ। दोनों ए कोमा बी का। और एलसीएम क्या निकाला था हमने? डी एक्स वाई। और एच सी एफ क्या है? डी। ये क्या होगा? डी स्क्वायर एक्स वाई। अभी देखो, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड कि ये दोनों इक्वल हो गए। तो फिर ये थ्योरम का प्रूव हो गया। ये लेमा था एक, काफी इंपॉर्टेंट लेमा, उसमें भी आता है, नंबर थ्योरी में भी आता है। वैसे सब कुछ नंबर थ्योरी है, रियल नंबर्स बेसिक्स है नंबर थ्योरी का। कोई जाना चाहता है आईक्यू में? बहुत बढ़िया है भाई, आई एम विद यू। अगर चाहते हो आईक्यू के बारे में एक लेक्चर्स वगैरह दूं, मैं दे दूंगा यार। आईक्यू 2024 का पेपर बड़ा इजी आता है भाई, कर सकते हो। कोई भी 10th का बच्चा कर सकता है। 10 नंबर्स का तो फ्री था बिल्कुल भी, पहले 5। अब हमने क्या कर रखा है अभी? ये चेकबॉक्स, एलसीएम और एचसीएफ डन, राइट? और जो लेमा था हमारा, लेमा था एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए कॉमा ए इंटू बी, ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई बी। ठीक। और इसके अलावा और क्या क्या है? वैसे मेरे को तो लगता है सब कुछ खत्म ही है। डिविजिबिलिटी हो गया हमारा, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक हो गया, सब कुछ हो गया। कुछ ऐसा चीज नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। फिर भी देख लेते हैं, बस ये क्वेश्चंस वगैरह छूट गए हैं। वो अगले सेशन में दे दूंगा, आर डी शर्मा के। हाँ ठीक है, खत्म। तो आपका रील नंबर्स खत्म। काफी लंबा सेशन हो चुका है। कितना सेशन हो गया? 48 मिनट्स। कटो कट, 3 मिनट तो हो गए नहीं। खत्म। 30 मिनट्स में क्लिक बेट। 30 मिनट्स से खत्म हो गया आपका रियल नंबर्स। और अब नेक्स्ट विड में हम करेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 आई बिलीव क्या है हमारा? चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। चैप्टर 2 हमारा पॉलिनोमियल्स। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आईक्यूएम वाइज भी और 10th बोर्ड वाइज भी। सो आई होप यू लाइक माई, क्या कहते हैं, जो पढ़ाया मेरे को आपको अच्छा लगा होगा, आई होप। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, जो जितने इन्फ्लुएंसर्स है वो सब बोलते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।